नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, राम राम। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। संसद में बजट सत्र चल रहा है, 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन जनता से जुड़े कई मुद्दे चर्चा का मोहताज बने रहे। बीजेपी के सांसद, मंत्री राहुल गांधी की माफी के लिए अड़े रहे। आखिरी दिन तो लोकसभा की आवाज ही बंद कर दी गई। आखिरी दिन यानी कि 5वें दिन तो लोकसभा की आवाज ही बंद कर दी गई। सदन में जो भी चल रहा था जनता को दिख तो रहा था, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा था। लोकसभा में 5वें दिन की कार्यवाही शुरू होने के 20 मिनट बाद ही खत्म हो गई। सदन में नारेबाजी के चलते अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगा रहे थे, जबकि बीजेपी पिछले 4 दिन से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी की मांग कर रही। राज्यसभा में भी हंगामे के चलते सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस के सांसद समेत 16 विपक्षी दलों ने सोनिया गांधी, राहुल और खड़गे के साथ मिलकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अडानी मामले पर प्रदर्शन किए हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, पहले लोकसभा की और फिर राज्यसभा की, कि 5वें दिन आखिर किस तरह से लोकतंत्र का मजाक बनाया गया। भारतीय लोकतंत्र के लिए किस तरह से शुक्रवार का दिन एक काला दिन बन गया। लोकसभा में पहले तो माइक बंद करने के आरोप लगे और फिर पूरी की पूरी जो कार्यवाही है वो म्यूट कर दी गई। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि आखिर लोकसभा की कार्यवाही जिसे जानने का, जिसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने का फर्ज बनता है हमारे वहां पर जो बैठे हैं स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, आखिर किस तरह से लोकतंत्र का यहाँ पर निर्वहन हो रहा है। भारतीय लोकतंत्र पर ये किस तरह के जो है दाग लगाए जा रहे हैं और सिर्फ किस लिए? अपने राजनीतिक फायदे के लिए। क्या भारतीय लोकतंत्र इतना कमजोर हो रहा है? और अब हम चाहते हैं कि आप तस्वीर देखिए राज्यसभा की, जहां पर जमकर हंगामा हुआ और फिर सोमवार तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। One second. With respect to the point of order raised by leader of the opposition, I find it expedient to direct leader of the house to authenticate, including the electoral means, the assertions made by him on 13-14 March on the issue during course of the day. The house stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, 20th March 2023. तो हमने आपको लोकसभा में क्या हुआ और राज्यसभा में क्या हुआ ये तस्वीरें पेश की हैं। और एक बड़ा सवाल कि क्या भारतीय लोकतंत्र में इस तरह से संसद की कार्यवाही चलनी चाहिए? और कार्यवाही चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा किसका होता है? सरकार का, सभापति का। आज सवाल है हमारे पास आपके लिए, आप जनता के लिए। सोचिए कि भारत में लोकतंत्र के साथ क्या किया जा रहा है। लोकतंत्र के साथ क्या विपक्ष की तरफ से किसी सांसद के किसी बयान पर माफी के लिए इतनी बड़ी जो है अव्यवस्था को पुश करना चाहिए था, अपनी तरफ से जो है यहाँ पर अड़ियल रवैया दिखाना चाहिए था। सवाल आपके सामने उठाते हैं। हमारे आज के सवाल हैं कि संसद आखिर अखाड़ा क्यों बना हुआ है? 5 दिन की कार्यवाही बिल्कुल ठप। सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? भारतीय संसद का सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? जनता के प्रति ये लापरवाही आखिर क्यों है? जनता की बात इन नेताओं ने अनसुनी की और सिर्फ 5 दिनों में राहुल गांधी की माफी और अडानी जैसे मसले पर जवाब
देना तो दूर की बात है, कार्यवाही ही नहीं चलने दी जा रही है। राहुल की माफी जरूरी है या जनता के सवाल? क्या अडानी पर आए दिन जो खुलासे हो रहे हैं इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर विपक्ष की जो आवाज है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जनमानस से जुड़े राजनीतिक मुद्दों की भारत में क्या कमी हो गई है कि यहां पर कार्यवाही ही म्यूट कर दी जा रही है? अडानी पर हो रहे संगीन खुलासों से क्या केंद्र भाग रही है? हमारा यह भी सवाल है आपसे। रक्षा संस्थानों से जुड़े अडानी प्रोजेक्ट पर केंद्र क्यों जवाब नहीं देती है? क्योंकि यह भी खुलासा हुआ है कि अडानी का जो डिफेंस फर्म है उसमें इलारा नाम की एक कंपनी भी शामिल है और इसके स्वामित्व को लेकर जो है प्रश्न चिन्ह है। इसे पैसा कहां से आया, इसका प्रश्न चिन्ह है। इस पर 2018 में कार्रवाई भी हो चुकी है ईडी की, लेकिन इन सब सवालों को ना तो एंटरटेन किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, ना ही इसे जो है इस पर इसे बोलने से भी जो है केंद्रीय मंत्री कतराते हैं और सिर्फ क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया है, भारतीय लोकतंत्र का अपमान किया है, इसीलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, बीजेपी के सांसद मांग करते हैं कि राहुल गांधी को तो लोकसभा से बर्खास्त ही कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, उनका निष्कासन कर देना चाहिए। ऐसी हमारी मौजूदा जो है सरकार दिख रही है और उसके मंत्री दिख रहे हैं। गंभीर सवाल है आज भारतीय लोकतंत्र पर जो संकट छाया हुआ है। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। लंबे समय के बाद आप स्ट्रेट टॉक में जुड़ रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जब भारतीय लोकतंत्र के लिए मेरे हिसाब से ये काला दिन था जब लोकसभा की कार्यवाही पूरी की पूरी म्यूट कर दी गई। आप इस पूरी परिस्थिति को किस तरह से देख रहे हैं प्रोफेसर? देखिए, ऐसा है कि जो कार्रवाई कल देखी सबने देखी और उससे पहले जो हंगामा चल रहा है जी, उससे एक चीज तो क्लियर है कि जो राहुल गांधी ने कहा है वो सही कहा है। यानी लोकतंत्र खतरे में है या लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं कहा है बल्कि वर्ल्ड का पूरा मीडिया ये बात कह रहा है। बहुत से आर्टिकल इस पे छप चुके हैं। हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में पहले से कहीं नीचे आ चुके हैं और हमारी जो डेमोक्रेसी को चलाने की, सबको साथ लेकर चलने की वो है परंपरा, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो इसलिए ये जो राहुल गांधी ने कहा है ये तो सिर्फ एक बहाना है। असल बात ये है कि जो बीजेपी के फाइनेंसर हैं अडानी या अडानी ग्रुप, वो किस तरह से पैसा इस्तेमाल करते रहे हैं सरकारें गिराने के लिए, एमएलए खरीदने बेचने के लिए, वो सब चीजें जो है वो जेपीसी अगर बनती है जिसकी डिमांड विपक्ष कर रहा है तो उसका हर पहलू डिस्कस होगा। सिर्फ हिंडनबर्ग रिपोर्ट डिस्कस नहीं होगी बल्कि जितना लोगों का पैसा एकदम चला गया है, लाखों करोड़ रुपया, और जिस तरह से नई नई चीजें सामने आ रही हैं, चाइनीज नेशनल्स का नाम आ रहा है, उनके इन पैसा लगा हुआ, वो सब कुछ सामने आएगा। और आपको पता है कि अगर ये सब कुछ सामने आया तो 2024 का इलेक्शन सामने है और ये सारे खुलासे जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन में होंगे। उस चीज को दबाने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने कहा कि बेस्ट यही है कि आप एक व्यक्ति को सामने ला करके उसके अगेंस्ट सारा जो है ये खड़ा कर दो। देखो, राहुल गांधी ने ना तो सदन के बारे में कुछ कहा है, ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कहा है। वहां पर सवाल जवाब हो रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, वहां पर लेक्चर हो रहा है। वहां पर जो डेमोक्रेसी के बारे में अगर कोई लेक्चर दे रहा है तो सवाल जवाब होंगे और वहां पर बड़े स्पष्टता से सवाल जवाब होते हैं और बड़े स्ट्रीट सवाल जवाब होते हैं। उसका आपको जवाब भी देने पड़ते हैं। उस सिचुएशन में अगर उसने एक बात कही जो उसकी समझ में थी, जो उसके मुताबिक सही थी, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसने कोई किसी मर्यादा को तोड़ा है। पहले भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं या दूसरे लीडर जाते हैं, वहां पर हमारे देश की राजनीति के बारे में बहुत टिप्पणियां करते हैं, बड़े कमेंट्स करते हैं
पिछली सरकारों के बारे में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर डेमोक्रेसी के बारे में राहुल गांधी ने ये बात कही लंदन में अपने लेक्चर्स में, अपने इंटरेक्शंस में, तो मुझे लगता है कि इसको ज्यादा पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी, हम कहते हैं कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नहीं है, बल्कि पूरे देश में है, और हर नागरिक, हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब हम एनआरआईज की बात करते हैं, एनआरआईज के कहते हैं कि एनआरआई जो है वो हमारे एम्बेसडर हैं, कल्चरल एम्बेसडर हैं, तो एनआरआई भी फील करते हैं ये सब चीजें जो बाहर बैठे हुए हैं। तो उनके साथ इंटरेक्शन में भी अगर ये बात सामने आती है तो मुझे लगता है कि इसको जो है पॉजिटिवली लेना चाहिए था, और इसके ऊपर डिस्कशन हो जाती, इसके ऊपर जेपीसी बन जाती तो कोई हर्ज नहीं था। पहले भी बड़ी चीजों के ऊपर जेपीसी बनी है। आप देखो कितने केसेस, हर्षद मेहता का केस हुआ और पता नहीं कितने कितने केस हुए, वहां पर ये होता है, लेकिन मकसद डिफरेंट है यहाँ पे। बिल्कुल, इसी मकसद को थोड़ा और समझूंगी मैं प्रोफेसर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और राहुल गांधी ने बोलने के लिए भी इजाजत मांगी लेकिन उनको बोलने भी नहीं दिया गया। तो ये भी है एक सवाल कि जब आरोप जिस पर लग रहा है वो अपनी सफाई में अगर कुछ कहना चाहता है सदन के भीतर, तो उसे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? मकसद साफ है कि आप सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि कार्यवाही हो और आपको अडानी के मसले पर चर्चा करानी पड़े, आप नाम भी नहीं सुनना चाहते शायद सदन के भीतर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्टेट टॉक, और आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारतीय लोकतंत्र पर बार बार धब्बे क्यों लगाए जा रहे हैं, और धब्बे लगाए जाने जो लगा रहे हैं नेता, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रही जनता? आखिर जनता मूक दर्शक बनकर देख क्यों रही है? भारत में जो जनता है, क्या उसकी भी आवाज़ म्यूट की जा रही है? यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। प्रोफेसर खालिद, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये भी समझने की कोशिश की थी कि आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष अगर राहुल गांधी पर आरोप लगाती है कि आपने विदेशी धरती पर अपमान किया है भारतीय लोकतंत्र का, तो सदन में वो अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं राहुल गांधी। लेकिन जब उन्होंने ओम बिरला से परमिशन मांगी, अनुमति मांगी कि मुझे बोलने दिया जाए, तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। जबकि बीजेपी के जो सांसद हैं शशिकांत दुबे, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समिति की मांग कर दी, तो उनकी सुनवाई हो रही है। उन्होंने मांग कर दी कि आप लोकसभा से उनको निष्कासित कर दीजिए राहुल गांधी को, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। तो इस तरह की बातें सदन में सुनी जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं अगर विदेशी धरती पर, तो आपने तो प्रमाण, सच को प्रमाण की क्या जरूरत, तो आपने स्पष्ट कर दिया कि प्रमाण देने में भी आपको कोई जो है संकोच नहीं है। प्रोफेसर देखिए नेहा जी, ऐसा है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, पहले उसको किस तरह से बंद करने की कोशिश की गई, कहीं कहा कि पेंडेमिक फैल जाएगा इससे, और आपको पता है एक दिन के लिए बीजेपी के एमपी वो मास्क भी लगा के आए पार्लियामेंट में ये शो करने के लिए। तो कई तरह का वो किया गया। जब उन्होंने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी एक डिफरेंट लीडरशिप लेकर के उभर रहे हैं, तो उनको ये खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि शुरू से जब से 2014 के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर अटैक रहा है वो राहुल गांधी के ऊपर रहा है। चाहे को उसको पप्पू कहा गया, चाहे उसको निकम्मा कहा गया, चाहे उसको फेल्ड पॉलिटिशियन कहा गया, चाहे उसको एब्सेंटी पॉलिटिशियन कहा गया, उसके विदेशी दौरों पर क्वेश्चन किए गए। उनको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लीडरशिप हमें चैलेंज दे सकती है, वो राहुल गांधी की लीडरशिप है। अब राहुल गांधी के इसके बाद उनको एक मुद्दा मिल गया है, या उन्होंने ये मुद्दा क्रिएट कर लिया है कि किसी तरह से हम इसको बनाने की कोशिश करें 2024 के इलेक्शन में दोबारा हम नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी को एक ब्लैक पेंट करें कि ये हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी दोबारा से, यानी जो बेसिक मुद्दे हैं, चाहे वो अडानी का मुद्दा है, चाहे बाकी जो भी गलत फैसले हुए हैं, उनको साइड पे रख के 1-to-1 का मुकाबला करवा करके फिर उसी तरह से लोकसभा जीतने की कोशिश करें, जितने जैसे आसानी से पिछली 2 लोकसभाएं जीती हैं। दूसरी बात यह है कि जो लीडरशिप है बीजेपी की, उन्होंने हर उस व्यक्ति को इस काम पे लगा दिया है
चाहे वो राजनाथ सिंह हो जिन्होंने सबसे पहले डिमांड की, इवन नरेंद्र मोदी स्वयं हो जिन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी हमारी ठीक ठाक चल रही है, कोई बात नहीं है, किरण रिजिजू हो, स्मृति ईरानी हो, जेपी नड्डा हो, हर व्यक्ति जो है जो ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि बीजेपी इस चीज को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, और जैसे जैसे वो इस चीज पर आ रहे हैं उससे राहुल गांधी का कद जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक वो पार्टी जिसकी पूरी मेजॉरिटी है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और जितने भी स्टेट है उनमें मेजॉरिटी में वो राज कर रहे हैं, वो एक व्यक्ति के पीछे लगे हुए हैं। वो ये दर्शाता है कि वाकई इससे उनको खतरा नजर आ रहा है। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, अब तो डेमोक्रेसी म्यूट हो चुकी है। आप उस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जहां पर आप बात करना नहीं चाहते, बल्कि इस सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। मैं आपको बताता हूं कि अपोजिशन के लीडर बोलते हैं तो उनके माइक बंद हो जाते हैं, या उनको बोलने नहीं दिया जाता, या टाइम नहीं दिया जाता, और रूलिंग पार्टी के एमपी जो है एक के बाद एक बोलते चले जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है। अगर अपोजिशन की बारी आती है तो एडजर्न कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें दोनों सदनों के अंदर चल रही हैं, जिसका मतलब ये है कि जो रूलिंग पार्टी है वो किसी मूड में नहीं है किसी डिस्कशन के, बल्कि वो सदन को हाईजैक करके उसको अपने मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है अपनी मेजॉरिटी के बलबूते के ऊपर, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बल्कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में आप देखेंगे अगले साल जब नतीजे आएंगे हम और ज्यादा नीचे जाएंगे, और उसके ऊपर भी अच्छा खासा वर्ल्ड के मीडिया में और प्रेस में हमारे एनआरआई जो बाहर बैठे हैं उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव होगा कि किस तरह से हम लोकतंत्र को देश के अंदर चला रहे हैं। वो लोकतंत्र जो हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत से क्रिएट किया, बिल्ड किया, उसकी जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो हम सब देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल प्रोफेसर, आपने सही कहा। मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी भी लोकसभा या राज्यसभा में इस तरह का माहौल नहीं देखा जब जो कार्रवाई है वो म्यूट कर दी जाती है, या फिर माइक जो है बंद करने के, जो विपक्षी सांसद है उनके माइक बंद करने का जो वाकया सामने आया हो। क्या आपको ऐसा नज़र आता है कि आप इतने लंबे समय से भारतीय राजनीति को समझ रहे हैं, इस पर लिख पढ़ रहे हैं, क्या आपके सामने कभी संसद का ये जो वर्तमान चेहरा है वो नज़र आया? देखो, संसद में एक बहुत से जिसको कहते हैं लो पॉइंट आए हैं और बहुत से हाई पॉइंट भी आए हैं। हमने बहुत ही कमाल की डिस्कशंस यहाँ पे देखी हैं। वहां पर अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़ करके प्रहार करना भी देखा है, लेकिन वो हम उसको लेते हैं कि एक डिस्कशन, डायलॉग, डाइसेंट डेमोक्रेसी का पार्ट है। जिस डेमोक्रेसी के अंदर डाइसेंट नहीं होता वो डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आइडियाज का फ्लो होता है, कंट्राडिक्शंस होती हैं, उसमें से नई आयाम उभरते हैं, नई चीजें उभरती हैं। ये हम पढ़ाते भी हैं, हम देखते भी हैं और हमने ये देखा भी है। लेकिन अगर हम कहें कि दोनों सदनों को क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का बटन आपके हाथ में है, उसको इस्तेमाल करते, उसको बिल्कुल खत्म कर दें, म्यूट कर दें, लोगों तक कोई कार्रवाई ना, ये पहली बार हुआ है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। यही लोग जब अपोजिशन में बैठे थे वो क्या क्या बातें करते थे इसी चीज को लेकर के। आपको पता होगा इमरजेंसी के दिनों में जितने भी अपोजिशन के लीडर थे, इंक्लूडिंग जो जनसंघ के लीडर थे उस समय, तो वो सारे देश दुनिया में जहां पर भी गए उन्होंने यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, इमरजेंसी की। और वो लोग जो इमरजेंसी के अगेंस्ट बात करते नहीं थकते 1977 के बाद आज तक 75 के बाद, वो अब एक अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी स्थापित कर रहे हैं देश के अंदर, बल्कि संसद के अंदर भी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका नतीजा जो है वो आने वाले दिनों में इनको भुगतना पड़ेगा। जी, अब
प्रोफेसर, विपक्ष की मैं बात करना चाहूंगी। विपक्ष को तोड़ने में जो आरोप लगे हैं केंद्र पर कि विपक्ष को एकजुट होने देने की जो स्ट्रैटेजी है वो बीजेपी के पास ऐसी है कि टीएमसी और सपा जो है वो अलग थलग जो है अलग मोर्चा बनाते हुए नजर आ रही है। तो ये टीएमसी और समाजवादी पार्टी, और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजू जनता दल नवीन पटनायक भी शायद इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी जो हथकंडे अपना रही है उसमें वो कामयाब भी होती नजर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं जो है हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं लग रहा है। देखो, किसी जमाने में ऐसा होता था कांग्रेस वर्सेस ऑल होती थी, और इस समय बीजेपी वर्सेस ऑल कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं होती। क्योंकि जो सत्ता होती है, सत्ता एक ग्लू की तरह होती है। सत्ता के पास बहुत कुछ देने के लिए होता है, और लोग जो है वो अपने या पॉलिटिकल पार्टियां अपने हित को सामने रख करके फैसले करती हैं, बजाय इस बात पर फैसला करें कि कौन सही है या क्या सही है या क्या गलत है। और इसलिए अपोजिशन का किसी भी इशू के ऊपर बिल्कुल इकट्ठे होना वो मुझे संभव नहीं नजर आता। आप टीएमसी की बात कर रहे हैं या दूसरों की बात कर रहे हैं, इस क्योंकि कई जगह पर ऐसा है कि जो पार्टी है उसके अगेंस्ट स्टेट के अंदर कांग्रेस खड़ी हुई है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, अपना सेपरेट अलग वो करेंगे, चाहे वो अपोजिशन में ही रहें। इसलिए जो अपोजिशन पार्टियां हैं, हर एक का अपना मंतव्य है, अपने तरीके से वो मूव करती हैं, अपने तरीके से चलती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो इकट्ठे हों, किसी किसी इश्यू के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। ये बीजेपी को इससे बड़ा बहुत अच्छी तरह पता है। जी, इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है कि हमें अपने लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, जो एक शुचिता है, उसको बरकरार रखना है, उसको मेंटेन रखना है। इससे भी ज़्यादा किसी की प्राथमिकता किसी दल की हो सकती है कि भारतीय लोकतंत्र के जो मूल भावना है उसको ठेस ना पहुंचे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोफेसर, उसके बाद और समझूंगी मैं आपसे इस मसले पर कि आखिर भारतीय राजनीति का ये क्या चेहरा है जो कि पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? आपको क्या लगता है, कांग्रेस या फिर सत्ता में बैठी हुई बीजेपी के सांसद और मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र और संसद की कार्यवाही, जिसे शुक्रवार को म्यूट कर दिया गया, और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन बन गया। हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद बने हुए हैं। प्रोफेसर खालिद, सबसे बड़ा कसूरवार कौन है जो देश की सत्ता का नेतृत्व कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन 4-5 दिनों में वो सदन में दिखे ही नहीं, बिल्कुल मौजूद ही नहीं रहे। राहुल गांधी विदेश से लौटे तो वो सदन में पहुंचे और अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें सुना भी नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन की, यानी कि मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की जो रणनीति बीजेपी यहाँ पर चला रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इसमें ये कामयाब भी होती नजर आ रही है। क्योंकि भारतीय मीडिया में भी कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आखिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में हंगामा कर रहा है कोई, तो इसकी कसूरवार जो है, इसका कसूर किसे देना चाहिए? प्रोफेसर मोहम्मद। देखो, ऐसे है कि जहां तक तो प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर को आगे आकर के इसको रिजॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि वो सदन के लीडर हैं। जी। दूसरा ये है कि सदन को चलाने का जो जिम्मा होता है वो अगर अपोजिशन का है तो सरकार का उससे भी ज्यादा होता है, क्योंकि सदन चलाने के लिए जितना भी पैसा खर्च होता है वो टैक्स पेयर की मनी है, टैक्स पेयर का पैसा है जी। वो पैसा जनता का है। अगर वो डाउन द ड्रेन जा रहा है, यानी उससे कोई सकारात्मक चीज नहीं निकल रही है, उसके लिए जिम्मेवार ज्यादा सरकार है, उसके बाद अपोजिशन है। और यहाँ पर यह है कि सरकार अपोजिशन से ज्यादा तत्पर है कि सदन ना चले, जिसका मतलब ये है कि रूलिंग पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि सदन चले, और ये जो अपोजिशन की डिमांड है जेपीसी बनाने की, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानीज के ऊपर और जितने भी खुलासे हुए हैं, वो उससे बिल्कुल किनारा करना चाहती है। इसलिए एक डिस्ट्रैक्शन की तरह से हम इसको देखते हैं कि उनको अपोजिशन से ज्यादा जल्दी है कि सदन जो है उसके बाद सिनेटाई हो जाए, खत्म हो जाए, हम अपने अपने घर को जाएं, लेकिन सदन के अंदर कार्रवाई ना चलने दे। देखो,
राहुल गांधी स्पीकर से मिले, उनको उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। पहले वो कहते थे माफी मांगे, अब वो कहते बोलने नहीं देंगे हम जब तक माफी नहीं मांगेंगे। और बड़े सीनियर लीडर जो है बीजेपी के इसके पीछे पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज जो है वो मैं ये दर्शकों को भी और आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह का लॉकडाउन, इस तरह की सिचुएशन आती है तो जो सीनियर लीडर्स होते हैं अपोजिशन के, रूलिंग पार्टी के, वो बैठ करके उसको रिजॉल्व करते हैं। राज्यसभा का चेयरमैन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाता है, लोकसभा का चेयरमैन ऑल पार्टी मीटिंग, स्पीकर मीटिंग बुलाते हैं, तो उससे मामला हल होता है। लेकिन वो तब होता है अगर हल करने की किसी को कोई जल्दी हो या जरूरत हो, वो कहते नहीं हल नहीं होना चाहिए, उसी में फायदा है। और अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो उनको पता है कि एकजुट नहीं होंगी। देखो जिस समय अपोजिशन पार्टियां एकजुट नहीं होती और बीजेपी की मेजॉरिटी राज्यसभा में नहीं थी, तो बहुत से उन्होंने कानून राज्यसभा से पारित कराए अपोजिशन की जो है डिसयूनिटी का फायदा उठाते हुए। तो ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जरूरी हमें देखना है कि क्या हम इससे लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं, क्या हम संविधान की सेवा कर रहे हैं जिसकी शपथ लेकर के हम इस सदन में बैठे हुए हैं, या जो हम पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई गवर्नर है, चाहे वो स्पीकर है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर है, वो संविधान के लिए बैठे हुए हैं, जनता के लिए बैठे हुए हैं। इस चीज को भूल करके अगर आप केवल और केवल अपनी राजनीति करना चाहते हैं तो वो ना तो जनता के पक्ष में है, ना जनता के मुद्दों के पक्ष में है, ना संविधान के पक्ष में है, ना उस संसद के पक्ष में है जिसकी मर्यादा आप सब बार बार कहते हैं मर्यादा ना तोड़िए। आप खुद सारे मिलकर के ये मर्यादा तोड़ रहे हैं। और इसमें मैं अपोजिशन और रूलिंग पार्टी सबके एमपीज को इंक्लूड करता हूं, क्योंकि हमने जब उनको चुन करके भेजा है, जनता ने जब उनको चुन के भेजा है, तो वो इसलिए नहीं चुन के भेजा है, बल्कि इसलिए चुन के भेजा है कि हम मुद्दों की वहां पर बात करें। और देश के समक्ष इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान होते हुए हम टीवी चैनल्स के ऊपर देखें, बजाय इसके कि हम टीवी चैनल्स के ऊपर सिर्फ होंठ हिलते हुए दिखें और क्या बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ना म्यूट हो जाए। वो चीज बड़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे लोकतंत्र के लिए। जी, एक और आरोप जो विपक्षी सांसद लगाते हैं प्रोफेसर, वो ये कि उनकी बातों को वहां से एक्सपंज कर दिया जाता है, रिकॉर्ड में नहीं रखा जा रहा है। तो ये कितना बड़ा जो है एक प्रयास है विपक्ष की आवाज को दबाने का। जिस लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जो उठाई जाती है उसे एक्सपंज कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, तो ये तो और भी जो है गंभीर हो जाता है। उसमें दो चीजें आई हैं सामने इस लोकसभा के अंदर जी, कि एक तो वो शब्द जिसको वो कहते हैं अनपार्लियामेंट्री है, उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। यानी रोज कोई ना कोई शब्द ऐड हो जाता है। कल को हो सकता है हिंडनबर्ग ऐड हो जाए कि आप हिंडनबर्ग का शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते संसद के अंदर। बहुत से शब्द ऐसे इंक्लूड किए हैं। आप उन शब्दों की डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए, छपती है बाकायदा कि कौन कौन से शब्द अलाउड नहीं है। और ऐसे छोटे छोटे शब्द, यानी कि इसका मतलब यह है कि आप वहां पर कुछ बोल ही नहीं सकते। एक तो इस तरह से हम डेमोक्रेसी का या वार्तालाप का गला घोंट रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि अपोजिशन को या अपोजिशन के लीडरों को कम टाइम देना, जितना उनका टाइम बनता है उतना भी ना देना, और रूलिंग पार्टी को ज्यादा टाइम देना। तीसरी बात यह है कि अपोजिशन के जो है उनको बोलने ही न देना, रूलिंग पार्टी को ही दिखाना। चौथी बात यह है कि माइक और कैमरे जो हैं वो इस तरह से वहां पर चलाए जाएं कि सिर्फ रूलिंग पार्टी दिखे, अपोजिशन पार्टी नदारद हो सारी डिस्कशन से। ये सब चीजें हम रोज होता देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, और ये चीज जो है आपको मैं बताऊं, वो केवल हम नहीं देखते, दुनिया देख रही है। ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। वहां पर जब बाहर जाकर के या बाहर के लोग कहते हैं कि आपके लोकतंत्र जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, या गाइडेड डेमोक्रेसी है, या म्यूटेड डेमोक्रेसी है, या जोर जबरदस्ती की डेमोक्रेसी चला रहे हैं, तो फिर हम चीखते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर
प्रहार हो रहा है। मैं आपको बताऊं, एक तरफ हम कहते हैं कि हम एक नया स्लोगन दिया है कि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हालांकि हमारे जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे वेस्ट से आए हुए हैं, चाहे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, चाहे हमारा जुडिशियल सिस्टम है, चाहे हमारा कैबिनेट सिस्टम है, सारा इंग्लैंड से आया हुआ है, हमें पता है। लेकिन हम अपने आप को चलो अपने मुंह मियां मिट्ठू कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी की माँ है, हमारे से डेमोक्रेसी जननी है। हमारे पास डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एक होते थे, वो पंचायतें होती थी, वो एंशिएंट टाइम से चल रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी को काम नहीं करने देना चाहते और डेमोक्रेसी का गला हर मोमेंट घूट रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है। तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है हमारी अपनी कथनी और करनी में। जी, एक तरफ मैं देख रही थी कि लोकसभा में म्यूट कर दी गई कार्रवाई, तो एक तरफ फ्रांस में भी बिना वोटिंग के ही जो पेंशन रिफॉर्म बिल है वो पास करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है, इससे पहले भी मैं इस मसले पर बात कर चुकी थी प्रोफेसर, कि दुनिया कहीं ना कहीं तानाशाही जो सत्ता है उसकी तरफ आकर्षित हो रही है और भारत का इसमें बहुत बड़ा जो है रोल दिख रहा है। भारत में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था हो रही है, इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। देखिए, ऐसा है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है, हमारा इलेक्टोरेट बहुत है और हर दिन कोई ना कोई चुनाव यहाँ पर होता रहता है, चाहे पंचायतों का हो, चाहे म्युनिसिपल कमेटियां का हो, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा, राज्यसभा, सब चुनाव होते रहते हैं। और इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे पूरी वर्ल्ड के अंदर जो राइट का उदय हुआ है या राइटिस्ट फोर्सेस आगे आई हैं, चाहे वो धर्म पर आधारित हो, चाहे नस्ल पर आधारित हो, और यूरोप में भी ऐसा हुआ है। तो उसके बाद एक नई तरह का जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर आई हैं कि हम डेमोक्रेसी तो चलाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी को हम मेजॉरिटेरियन ढंग से चलाएंगे, जो मेजॉरिटी चाहती है वो करेंगे। हालांकि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि लोगों ने सत्ता एक पार्टी को दी है, लेकिन उस पार्टी का दायित्व है कि बाकी सबको भी साथ लेकर के चले, विरोधाभास भी रहे, लेकिन मसलों का हल भी निकले। ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत से कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। आप ब्रेक्सिट की एग्जांपल ले लीजिए, आप राइज ऑफ ट्रंप की अमेरिका में एग्जांपल ले लीजिए, आप ये भी आपने इसकी बात की है जर्मनी में जो इलेक्शन हुए वहां पर राइट का आगे आना, फ्रांस में ये सब चीजें जो है इस चीज को दर्शाती हैं कि अगर आप किसी एक विचारधारा, किसी एक धार्मिक विचारधारा या नस्ली विचारधारा को आगे रख करके डेमोक्रेसी को चलाएंगे तो वो डेमोक्रेसी सही ढंग से कभी नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी तब चलेगी जब लोग जो है, हर प्रकार के लोग, एक इंक्लूसिव जो है लोकतंत्र हो जिसमें सबकी राय जो है उसकी इंपॉर्टेंस हो। सत्ता आपके पास हो, ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है। इसी तरह से आपने फ्रांस की एग्जांपल भी दी है, और भी कई, इटली में राइटिस्ट फोर्सेस आगे आई हैं रिसेंटली, इसी तरह से इसमें जर्मनी में, फ्रांस में, ये सब चीजें इंडिया में भी 2014 के बाद जिस तरह से राइटिस्ट फोर्सेस, राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज का दबदबा हुआ है, वो उसी को साथ जोड़ करके हम देखते हैं। और उससे लोकतंत्र जो है, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र के नहीं आते बल्कि अपनी नस्ल, अपने जातिवाद, अपने धर्म के लिए सारी राजनीति करते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन किसी महान पुरुष ने कहा था कि निंदक नियरे राखिए। अगर आलोचना को आप स्वीकृत नहीं करेंगे तो फिर आप सुधार को कैसे जो है अच्छा बना सकते हैं या फिर स्वस्थ बना सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हमारे साथ बने हुए हैं, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आप प्रोफेसर खालिद, मेरे पास कुछ लिस्ट है बिल्स की। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बिल 2019, एग्रीकल्चर वर्कर्स वेलफेयर बिल 2019, टूरिज्म प्रमोशन बिल 2019, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 2019। ये कुछ बिल जो कि लोकसभा में प्रेजेंट किए जाने थे, लेकिन जैसा कि हम पहले से बोल रहे हैं कि जनता की आवाज़ शायद सुनना वो प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता राजनीति है और प्राथमिकता 2024 की तैयारी भी दिखती है। प्रोफेसर
देखो ऐसा है कि 2024 की तैयारी तो हम देख ही रहे हैं। जिस तरह से राजनीति इस समय चल रही है वो यही है कि हम अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। जी। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर एक नई डिमांड जो हुई है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो खत्म कर दी जाए। एक डिमांड ये बहुत से सदस्य जो रूलिंग पार्टी से वहां से उठ रही है। मैं आपको बताता हूं कि ये बात इंदिरा गांधी के साथ भी हुई थी। इंदिरा गांधी की भी सदस्यता जो थी वो लोकसभा की रद्द कर दी गई थी आज से बहुत साल पहले। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी बाउंस बैक कर करके दोबारा सत्ता में आई थी। मैं ये नहीं कहता है कि तो इस समय स्थिति वैसी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो सेल्फ गोल की तरह होगा, क्योंकि उससे राहुल गांधी का कद और ज्यादा बढ़ाने में बीजेपी मदद करेगी। दूसरी चीज ये कहना कि आपके समय में ऐसा हुआ था, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो दो गलत चीजें अगर करो तो उससे एक ठीक चीज नहीं बनती। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। इसलिए हर स्थिति को अपने तरीके से उसका आंकलन करना चाहिए और उसका निवारण करना चाहिए। इस समय जो स्थिति जो है वो ये है कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे आपने बहुत से बिलों की बात की है। इसके अलावा बहुत से पॉलिसीज ऐसी हैं जो पेंडिंग है। यूक्रेन वॉर के चलते हुए जिस तरह का इंटरनेशनल क्राइसिस है, और दूसरी तरफ आप G20 को ला करके, हालांकि G20 लाने में किसी का कोई हाथ नहीं होता है, ये अल्फाबेटिकली आता है। जी। आई का नंबर था, इंडोनेशिया का नंबर था। हमने कहा पिछले साल के इंडोनेशिया वालों को कि आप ले लो, इस समय प्रधानगी अगले साल हम ले लेंगे। अल्फाबेटिकली चलता है, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रधानगी जो है वो अल्फाबेटिकली चलती है। तो लेकिन अगर आप G20 में भी आप अपने आप को बहुत प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो ये तो बिल्कुल निगेट कर रहे हैं, उसी चीज के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। तो आपने बिलों की बात की है, और मैं कहता हूं बिलों के अलावा जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि लोगों को इस चीज का एक भ्रम जो है कि हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो बैठ करके हमारी बात करते हैं, वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये देखते हुए कि यहाँ पर तो कुछ और ही होता है, यहाँ पर हमारी प्रतिनिधित्व नहीं होती, बल्कि वो अपने आप को सत्ता की लड़ाई में कैसे एक्टिव रखते हैं, ये सारा उसके ऊपर वो सब कुछ चलता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लोकतंत्र, या हम एक तरफ नई पार्लियामेंट भी बना रहे हैं, वहां पर अपने एंशियंट सारा कुछ ला करके रख रहे हैं अपने आप को ये प्रदर्शन करने, और खुद ही अपने अगेंस्ट, अपने ही विचारधारा, अपनी ही उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर। ये चीज जो है वो दिखती है, दिखाई दे रही है, और इसमें प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, एज ए स्टेट्समैन की तरह से आगे आना चाहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की तरफ से ही इशारा है कि भी हमने अब ऐसा करना है, तो देखो प्रधानमंत्री से भी सीनियर लीडर है राजनाथ सिंह से ये शुरू हुआ माफी मांगने का वो, और उसके बाद जो बाकी छुटपुट लीडर थे, छोटे लीडर थे या सेकेंड रैंक के लीडर थे, उन सब ने उसको उठा लिया। उसके बाद एमपीज ने उठा लिया। अब जन जो भी उस पार्टी के साथ है वो उसको डिफेंड कर रहा है। तो इस तरह से हमारी लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी नहीं काम कर सकती, और ना ही इस समय काम कर रही है, और इसका संज्ञान सारी जनता को लेना चाहिए। जी, उस वाकये से शुरू करना चाहूंगी कि विदेश में लोकतंत्र के बारे में स्टेटमेंट दी राहुल गांधी ने कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, और इसको प्रामाणिकता दे दी शुक्रवार को कि लोकसभा में कार्रवाई म्यूट कर दी जाती है। अब इस पूरे हंगामे के बाद सोमवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, तो बीजेपी के सांसद या फिर सत्ता में जो बैठे हुए मंत्री हैं, वो मुझे लगता है कि दोबारा से राहुल गांधी को ही निष्कासित करने की मांग यहाँ पर रखेंगे। लेकिन उन्होंने एक प्रमाण तो दे ही दिया, पूरी दुनिया में एक प्रमाण चला गया है, उदाहरण चला गया है कि आप वाकई में सदन के भीतर जो विपक्ष है उसकी आवाज़ दबा देते हैं, और जब विपक्ष
जुटकर एकजुट होकर कार्रवाई की मांग करता है तो कार्रवाई भी जो है म्यूट कर दी जाती है। इसके बाद सोमवार की जो कार्रवाई है प्रोफेसर, आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से आपने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नेता होने के नाते आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आएंगे। देखो, जो होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर वो तो यही है कि प्रधानमंत्री क्योंकि सदन के लीडर हैं, सदन में आगे आकर के उनको इस लॉग जाम को हल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का भी ज्यादा इसी चीज पे नजर रहती है कि अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। तो उस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी अपने अपने स्टैंड से किसी तरह से डाइल्यूट करेंगी और ये लॉकजाम चलता रहेगा। और उसमें क्योंकि पहले ये होता था कि एक पक्ष चाहता है कि सदन चले, दूसरा चाहता है सदन ना चले। अब यहाँ तो दोनों अपोजिशन भी और रूलिंग पार्टी भी डिफरेंट वजह से इकट्ठे हो जाएंगे सदन ना चले। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि सोमवार को जब सदन दोबारा खुलता है तो उस समय बड़ी एमिकेबली सारा कुछ हो जाएगा। स्टैंड वो ही कायम रहेंगे क्योंकि उसी में उनको 2024 का इलेक्शन जो है वो नजर आ रहा है, वहां पर 2024 की जीत नजर आ रही है। इसलिए वो उसको सामने रखेंगे। लोकतंत्र को सामने रखने का उनका कोई मना मंशा है ना थी ना होगी, क्योंकि उससे उनको सत्ता नहीं मिलनी। सत्ता में मिलने के लिए, सत्ता लेने के लिए वो चीजें चाहिए जो सदन से बाहर है। सदन के अंदर डेमोक्रेसी का कुछ भी हाल हो, बुरा हाल हो, अच्छा हाल हो, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। जी, लेकिन एक जो चीज़ मुझे लग रही है कि राहुल गांधी की जो है ज़्यादा भारी पड़ रहा है इस पूरे मामले में, कि वो कह रहे हैं कि मुझ पर जो आरोप है वो सदन में बोलने दीजिए, मैं सफाई पेश करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब सफाई पेश करने का ही मौका नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है या फिर केंद्र है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि वो वाकई नहीं चाहती कि ये जो लॉकजाम है सदन में वो खत्म हो। कंक्लूडिंग देखो, ऐसा है कि इसकी जो शुरुआत है वो इस चीज से है कि जब अडानी के जो शेयर जो है वो गिरे और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और उसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर के लोअर मतलब किसी भी मंत्री के लेवल तक किसी ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी, कोई बयान, कोई कुछ नहीं दिया। उनको म्यूट कर दिया गया कि आप चुप हो जाओ, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इतना बड़ा कांड हो जाए अगर, आपको पता है कि यहाँ पर जैन जो थी हवाला डायरीज का भी आया जिसमें एल.के. अडवाणी वगैरह को भी जाना पड़ा था। यहाँ पर हर्षद मेहता का भी केस आया, यहाँ पर केतन पारख का भी वो केस आया, केतन मेहता का भी केस आया और उसके ऊपर बहुत हंगामे हुए, बहुत डिस्कशंस हुई, जेपीसीज भी बनी। लेकिन वो सब चीजें डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टी क्या चाहती है। अगर रूलिंग पार्टी खुद ही नहीं चाहती कि ये इस तरह से सदन काम करे तो उसमें अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। अपोजिशन का काम है टिप्पणी करना, अपोजिशन का काम है उधेड़ना सरकार के नीतियों को। लेकिन रूलिंग पार्टी का काम ये है कि वो संयम से काम लेकर के और डेमोक्रेसी के हक में, सदन के हक में जो बात बनती है वो करे। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी खुद ही ये नहीं चाहती तो फिर सोमवार को भी वही स्थिति रहेगी जो स्थिति इस समय बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, आपने जो यहाँ पर स्थिति को स्पष्ट किया है। वो साफ लग रहा है कि सोमवार को भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद केंद्र में बैठे मंत्री और सांसदों से और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं लगानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने दर्शकों का भी कि लगातार आपका जो स्नेह और समर्थन है वो मुझे मिल रहा है, और फीडबैक के रूप में इसे भेजना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहता है। अब तक ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।